नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर। अमेरिकी बाजारों की तेजी पर लगा ब्रेक, डाउ 18,000 के नीचे फिसला तो यूरोपीय बाजार 1% से ज्यादा टूटे। एशिया में भी कमजोर शुरुआत। क्रूड में भी 3 दिनों की तेजी थमी, करीब 1.5% गिरकर नामेक्स क्रूड $50 के करीब। डॉलर में मजबूती से आई मुनाफा वसूली। आज शाम आएंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ आंकड़े। सीएनबीसी आवास का अनुमान, निगेटिव में जा सकती है ग्रोथ की रफ्तार। अप्रैल में आईपी ग्रोथ 0.1% से घटकर -0.5% होने की आशंका। Executive function has to be performed executively. Just as independence of judiciary is essential, separation of powers is also essential. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फिर साधा न्यायपालिका पर निशाना। कहा एनपीए घटाने का काम बैंकों का है, 1 हफ्ते में आएगा लोन रिस्ट्रक्चरिंग कानून। जीएसटी बिल के मॉनसून सत्र में पास होने की उम्मीद बढ़ी। कांग्रेस की कुछ मांगों को मान सकती है सरकार। 14-15 जून को एम्पावर्ड कमेटी की अहम बैठक। भारत को एनएसजी सदस्यता मिलने की उम्मीद बढ़ी। वियना में आज भी एनएसजी की बैठक जारी, लेकिन चीन ने डाला अड़ंगा, पाकिस्तान का लिया पक्ष। और सीएनएन न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स में बंधन बैंक को बिजनेस कैटेगरी का सम्मान। सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस और कंगना रनौत भी सम्मानित। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, जी हां शुक्रवार है आज। सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज मजबूत शुरुआत होगी। 1.4% की बढ़त के इंडिकेशंस हैं, जबकि अक्रॉस ग्लोब हमने देखा है प्रेशर में थे मार्केट्स। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा। ज्यादातर मार्केट्स आपको लाल निशान में कामकाज करते हुए नजर आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और उस लिहाज से तो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस एसजीएक्स निफ्टी में एटलीस्ट इस समय तक देखने को मिल रहा है। अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा लोअर लेवल से एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली, और फिर भी लेकिन लाल निशान में जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। फ्लैट से 1/3% का दबाव था। लेकिन यूरोप, कल हम यूरोप जब खुले हुए थे तब हम कल कामकाज कर रहे थे, उस समय यूरोप के मार्केट जब चल रहे थे, प्रेशर के इंडिकेशंस कल ही आ चुके थे और 1-1.25% के आसपास के दबाव के साथ ही यूरोप कल जाके क्लोज हुए। डिटेल में समझेंगे ग्लोबल संकेत और ये नर्वसनेस, कमजोरी की क्या वजह थी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं सीएनबीसी आवास के मार्केट से डेटा। अनिल सिंह का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने की रणनीति रखें। निफ्टी में खरीदारी करने के मौके होंगे, तो लेवल्स क्या हों, टारगेट्स क्या हों, हफ्ते का आखिरी दिन कुछ नर्वसनेस आ सकती है, मुनाफा वसूली आ सकती है और प्रेशर आ सकता है। ये सब अनिल से मैं जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस समय इंपॉर्टेंट है ग्लोबल क्यूज, और सीधे चलता हूं अपने सहयोगी डिम्पी कालरा के पास। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। यूरोप तो प्रेशर में था, मेरे ख्याल से कल हम खुले हुए थे तब हमारे पे दबाव जो पड़ा था कल दिन के दौरान यूरोप के कारण था। अमेरिका में लोअर लेवल से रिकवरी का पॉजिटिव संकेत मांगती चलूं या फिर कुछ नर्वसनेस है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में? थोड़ा नर्वसनेस है, क्योंकि देखिए जिस तरह का रनअप आया है, और 14 तारीख को आपको पता है कि फेड की बैठक भी है। ठीक उससे पहले एक ये कह सकते हैं कि बाजार अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बीच सैटरडे संडे भी होगा। और ये जो 14 तारीख की प्रिपरेशन है जो फेड चेयरपर्सन, हालांकि अभी बैठक की ज्यादा इंपॉर्टेंस रही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलमोस्ट तय हो गया कि शायद इस बार यहाँ पे ब्याज दरें ना बढ़े। लेकिन फिर भी मार्केट एक बार फेड की कमेंट्री को फिर से सुनना चाहेगा, इसलिए कोई बड़ी पोजीशंस या फिर ये कहें कि कुल मिलाकर सेटलमेंट ज्यादा होता हुआ मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल के अंदर भी थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी, जिसकी वजह से भी यूएस मार्केट्स के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर बनते हुए दिखा है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कल मार्केट्स में निकल के आ रहा था कि जॉर्ज सोरोस, जो कि एक बड़े निवेशक है, वो गोल्ड और गोल्ड माइनिंग से जुड़े हुए शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। जब भी कोई मार्केट का बड़ा प्लेयर इस तरह की हेज कमोडिटीज के अंदर और डिफेंसिव कमोडिटीज के अंदर बाय करता है, तो ये लगता है कि शायद मार्केट्स के अंदर हो सकता है ऊपर इस तरह से कुछ दबाव आ जाए। ये भी एक बड़ा कारण था जो कि यूएस को काफी हद तक नर्वस किए हुए था। ईसीबी ने बॉन्ड खरीद शुरू कर दी है, और अगर आप यूरोप की कल बाजार की गिरावट देखें तो शायद इस वजह से भी इसको समझा जा सकता है, क्योंकि ईसीबी के अंदर जो बॉन्ड खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें एग्रेसिवली बढ़ चढ़कर बॉन्ड खरीदारी हो रही है, और इसका मतलब यह है कि अभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर चिंता है, इसलिए बॉन्ड खरीद के अंदर ज्यादातर निवेशक बहुत तेजी से उतर रहे हैं।
इसके अलावा यूएस में ही वापस चले तो वहां पे कल इन्वेंट्री का डाटा आया, होलसेल इन्वेंट्री का, जो कि 0.6% था। ये कह सकते हैं हल्का उम्मीद से थोड़ा कमजोर था। और बेरोजगारी की संख्या करीब 4000 के आंकड़ों से और कम हुई है, 2,60,000 के आसपास अब पहुंचती हुई नजर आई है। और एक जापान से भी एक आंकड़ा आया है, मशीनरी ऑर्डर्स में करीब 11% की गिरावट आती हुई दिखी, थोड़ी चिंता की बात है। और साथ ही चीन में भी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 2% के आसपास बढ़ा है, जो कि उम्मीद थी कहीं से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा। तो कुल मिला के डाटा है। हाँ, लेकिन यूरोपियन हो सकता है थोड़ा बहुत वापस फिर से आपको दिखे। 24 तारीख को आपको मालूम है यूके अगर बाहर होता है तो इसका इंपैक्ट और भी आएगा। तो इवेंट्स भी लाइंड अप है और मूड भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो डिम्पी हाईलाइट कर रहे हैं। लोग ज्यादातर हेज कमोडिटीज की तरफ मूव करते हुए, तो इक्विटीज ग्लोबली प्रेशर में, तो ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे नहीं है। एशिया को बहुत कीनली वॉच आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो प्रेशर है और एसजीएक्स निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये कमजोरी, ये दबाव कल भारतीय बाजारों ने अच्छा खासा झेला है। हमारी शुरुआत सुस्त हुई थी, कमजोर हुई थी, और दिक्कत की बात उसके बाद लगातार सस्टेन्ड सेलिंग का प्रेशर था, और फाइनली दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स कल क्लोज हुए। 1% के आसपास का दबाव था सेंसेक्स और निफ्टी में। सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट कल झटक डाले, और निफ्टी में हमने देखा एक टाइम समय तो ऐसा था कि 81, 85 तो 8200 के नीचे स्लिप हो गए थे हम। वो तो लकीली क्लोजिंग होते होते हम, वो साइकोलॉजिकली एटलीस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 8200 का, 8200 का, उसके ऊपर जाके 8203 के लेवल्स पे जाके क्लोज हुए हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जो प्रेशर था कल, यूरोप जब कामकाज की शुरुआत हुई तो दबाव के साथ थी, यूएस फ्यूचर्स कमजोरी का इंडिकेशन दे रहे थे, तो उसका इंपैक्ट भी कल दिन के दौरान हमने झेला है। मिड कैप्स 1/3, हालांकि आउट परफॉर्मेंस था अगर मैं बेंचमार्क्स निफ्टी सेंसेक्स की बात करूं तो उससे, लेकिन फिर भी मिड कैप्स 1/3% दबाव, और स्मॉल कैप्स एकदम फ्लैट, बल्कि हल्के हरे निशान में कह लीजिए क्लोज होते हुए नजर आए। तो ब्रॉडर मार्केट में ज्यादा प्रेशर नहीं था, लार्जली लार्ज कैप्स में दबाव देखने को मिला। और आईटी, और उसमें खास तौर पे इन्फोसिस कल अच्छे खासे प्रेशर में था, और एफएमसीजी जिसमें हैवी वेट आईटीसी दबाव में था। इन दोनों स्टॉक से अच्छा खासा दबाव कल भारतीय बाजारों ने झेला है। अच्छी बात यह कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की कल कैश मार्केट में करीब 234-235 करोड़ रुपए की बाइंग है। हालांकि डीआईज ने कल फिर बिकवाली करी है, 318 करोड़ रुपए की बिकवाली घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आती हुई। लेकिन चलिए, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है? हमने देखा था ट्यूसडे को अच्छा मूव आया था बाजार में, वेडनेसडे को कंसोलिडेशन हुआ, और कल दबाव आता हुआ नजर आया। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। अभी तक तो एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी और सीएनबीसी आवाज के इनफैक्ट मार्केट से डेटा अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी कोट प्लेट पढ़ रहा था, निफ्टी में खरीदारी करने की रणनीति, क्या ये अच्छी बात रहेगी कल हम 8200 के ऊपर जाके क्लोज हुए, उससे कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल आशीष, मुझे लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पर अभी भी बाजार खराब नहीं है। हाँ, इंट्राडे के तौर पर कल जरूर 8250 के नीचे फिसलने के बाद थोड़ा कमजोरी की तरफ डायरेक्शन बढ़ा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कल की कमजोरी के बावजूद डेटा खराब नहीं है। खासतौर से एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स के भी है और कैश मार्केट के भी, तो ये दोनों ही डेटा अच्छे हैं। उस लिहाज से आप ये मान सकते हैं कि थोड़ी निचले स्तर पर आपको खरीदारी का सहारा मिलेगा। अब दूसरा डेटा जिसकी वजह से कल करेक्शन हुआ बाजार में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो है वायदा कारोबार का, जहां पर एक तो पुट में अच्छी खासी खरीदारी हुई थी, और दूसरा ये कि पुट कॉल रेशियो थोड़ा ऊपर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब एक चीज साफ है कि ऊपरी स्तर पर दबाव भी बना रहेगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आज एक शांत शुरुआत हो या थोड़ी कमजोरी के साथ हो जाए, तो 8050 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर, 8150 का स्टॉप लॉस लगाकर निफ्टी में खरीदारी का एक मौका देखा जा सकता है 8250, 8275 के लेवल के लिए ऊपरी तरफ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम थोड़ा मजबूत खुल जाएं, थोड़ा और ऊपर आ जाएं, तो 8250, 8275 की रेंज में एक शॉर्ट पोजीशन भी बनाई जा सकती है, और तब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8300 का। एक निफ्टी की साफ तौर पर पोजिशनल ट्रेडिंग रेंज जो निकल कर आ रही है वो है 8100, 8300 की रेंज में, और बैंक निफ्टी के लिए 18000 को पार करना चूंकि थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा है, लेकिन कमजोरी उतनी हुई नहीं जितनी होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी अगर आज थोड़ा और कमजोर हो, 17700, 750 के आसपास एक खरीदारी का मौका बन सकता है 17600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 17900 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको तेजी करके चलना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है फर्स्ट हाफ थोड़ा मजबूती वाला हो सकता है, और ऊपरी स्तर पर थोड़ा खरीदारी करने में सावधान रहना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग भी करे तो बाजार दोनों तरफ मौके देगा। ओके, तो इंटरेस्टिंग है।
मोटा मोटी इस समय खरीदारी करने की रणनीति, कल के बाजार में जो प्रेशर आया था उसके बावजूद अनिल हाईलाइट करते हुए कि डेटा खराब नहीं थे, तो एक पॉजिटिव सिग्नल। दूसरा पॉजिटिव कि 8200 के ऊपर जाकर हम कल क्लोज होने में फाइनली कामयाब रहे थे, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। खरीदारी करके चले अगर निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के आसपास आपको नजर आती है 8250, 8275 के टारगेट्स और 8050 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। वही अगर अनिल का कहना है कि अगर उछाल अच्छा आता है, जैसे निफ्टी दिखा रहा है और ये मजबूती बढ़ जाती है, तो अगर उछाल आता है 8100 से 8300 का दायरा है, इस दायरे के अगर ऊपर जाता है 8300 के आसपास आता है बाजार, तो शायद वहां पे आपके पास बिकवाली करने के मौके होंगे। उस केस में 8300 पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ध्यान से। लेकिन बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर, यानी कि आपके और हमारी नजरें आज कहां होनी चाहिए, एक बार उस पर रुक कर लीजिए। शाम आज 5:30 बजे IIP के आंकड़े आने हैं। हेडलाइन में मैंने मेंशन करा था अप्रैल में -0.5% ग्रोथ का अनुमान है, तो वो दिक्कत वाला आंकड़ा आने वाला है। वियना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे NSG सदस्यता पर बैठक जारी है, सबकी नजरें होंगी फाइनली का भारत को न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का एक हिस्सा बनाया जाता है या नहीं, वो बैठक जारी है, तो आउटकम आज आना चाहिए। IBM इंडिया, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल समेत FIP भी 14 प्रस्तावों पर आज विचार करने वाली है। साथ साथ गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी केस में सजा का ऐलान आ जाएगा। उड़ता पंजाब, ये फिल्म कंट्रोवर्सीज में घिरी हुई है, काफी खबरों में, उसके मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज वहां पे सुनवाई भी होनी है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाजार के लिए, तो ग्लोबल संकेत की हमने बात करी थी, GST को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं, और दूसरा IIP पे नजरें होंगी। हालांकि वो बाजार बंद होने के बाद IIP के आंकड़े आने, IIP यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के आंकड़े, ये आज शाम 5:30 बजे आएंगे। क्या उम्मीद है, क्योंकि हम कह रहे हैं निगेटिव में जाता हुआ नजर आएगा, तो उसके पीछे क्या बड़ी वजह होगी। मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा आप जोड़ रही हैं। पूजा, हाय, गुड मॉर्निंग। CNBC आवाज का पोल क्या कह रहा है, और ये निगेटिव में जाने की कोई खास वजह होने वाली है, दिक्कत आने वाली है? जी, हमारे पोल के मुताबिक जो IIP का आंकड़ा है वो इस बार नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है। -0.5% की का IIP अनुमान है। अगर पिछले 5 महीनों का अगर हम ट्रेंड देखें तो जो फरवरी 2016 में अपने हाईएस्ट लेवल था, तो वहां से बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और ये जो इंडिकेशन हमें मिल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़ों से मिल रहा है, जो कि मई 2016 में आया था, जिसमें कि म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली थी। अगर 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो वहां पर तो ग्रोथ थी, लेकिन माइनिंग सेक्टर में दबाव देखने को मिला था। नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, इन सभी में धीमी बढ़त देखने को मिली थी। और कोल आउटपुट की बात करें तो वो पिछले 30 महीनों के सबसे निचले स्तर पर था, काफी बड़ा डिक्लाइन वहां पर देखने को मिला था। तो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग, ये दो सेक्टर ऐसे होंगे जहां पर की ग्रोथ धीमी रहेगी, जिसकी वजह से IIP इस बार नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिल सकती है। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग के हालात खराब रहेंगे अप्रैल के महीने में, और उसी का इंपैक्ट आप देखेंगे नेगेटिव टेरिटरी में IIP -0.5% पे आने के आसार है। इसी आवाज का पोल है। लेकिन चलिए, मैंने कहा था बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय लेकर आऊंगा। अनिल मानते हैं भारतीय बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। अब मेरे साथ मैक्स ग्रोथ कैपिटल के आशुतोष सरना जोड़े। आशुतोष जी, हाय, गुड मॉर्निंग। कल अच्छा खासा प्रेशर भारतीय बाजार में देखने को मिला, रणनीति आज क्या होगी सर? खरीदारी करने की हिम्मत करूं या छोड़ दूं? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, फ्लैट या नेगेटिव जोन में खुलता है, तो एक जोन रहेगा 8180, 8190, ये जोन रहेगा बाइंग का। यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 8150 के स्टॉप लॉस के साथ। और इन केस मार्केट ऊपर के जोन में जाता है 8250, 8270, तो मुझे लगता है वहां पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को फिर से मिल सकता है। 8290 का वहां पे एक स्टॉप लॉस रहेगा, तो यही एक ट्रेडिंग जोन रहेगा। यहाँ पे 8200 के नीचे बाइंग के मौके देखने चाहिए और 8250 के ऊपर सेलिंग के मौके देखने चाहिए। तो मोटी मोटी यही ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे बन के निकल के आ रही है। और आज के लिए मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा नेगेटिव मार्केट जाती है तो वहां पे बाइंग के मौके देखने चाहिए। ठीक है, चलिए, दोनों एक्सपर्ट फिर यही मानते हैं, रेंज में है बाजार, इस रेंज को आपको प्ले अप करना पड़ेगा। तो दबाव के साथ शुरुआत होती है, 8200 के नीचे फिसलता है तो आपके पास खरीदारी करने के मौके होंगे निफ्टी में। अगर रेंज में 8300 के आसपास है, 8250 के ऊपर जाता है, जैसे आशुतोष हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आप सेल करके चले, बिकवाली करने की रणनीति बनाएं। तो इस रेंज को आपको प्ले अप करना है। लेकिन आशुतोष, कोई स्टॉक आइडियाज आज के लिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है टाटा मोटर एक अच्छी अपसाइड मूव में है, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 462 के स्टॉप लॉस के साथ, और 474 का टारगेट रहेगा। सेकेंडली LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे भी बाइंग के मौके देखने चाहिए 472 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट रहेगा 483 का। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी अगर दबाव है, अदरवाइज उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों में खरीदारी करने के मौके, जो लेवल्स आशुतोष हो जा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। सर, आपका धन्यवाद सुबह वक्त निकालने के लिए।
और अब पूजा तो जुड़ी हुई है मेरे साथ, उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से सुबह बातचीत भी करी थी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज के लिए, कॉल्स के लिए। पूजा बताएं। जी, तीनों ही कॉल्स में खरीदारी की राय है। विकास सलूंके ने आदित्य बिरला नुवो में खरीदारी करने की राय दी है। 1110 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस 1040 का लगाकर चलने की राय होगी। दूसरे कॉल में भी खरीदारी की राय आ रही है हेमंत कपाड़िया की तरफ से। इन्होंने जस्ट डायल में बाई की कॉल दी है। 671 का टारगेट देखने की उम्मीद है और 659 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और आखिरी कॉल में जेट एयरवेज में खरीदारी की राय आ रही है AK प्रभाकर की तरफ से। 592 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 556 का स्टॉप लॉस आकर चलने की राय। ओके, तो पांचों स्टॉक आइडियाज जो आज आए हैं खरीदारी करने की सलाह है। टाटा मोटर्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला नुवो, जस्ट डायल और जेट एयरवेज, इन सब में आज आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। लेकिन यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद आज जो खबरों वाले शेयर्स हैं उस पर हेमंत के साथ बातचीत होगी और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की आज की रणनीति पर भी डिस्कशन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, जानते मेरे सहयोगी हेमंत गई से जिस समय मेरे साथ स्टूडियोज में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक पे रहेंगे? मिंडा इंडस्ट्रीज और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर नजर रखिए आशीष। मिंडा इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव खबर, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर, क्योंकि S&P BSE 500 इंडेक्स में एक शेयर शामिल हो रहा है और एक बाहर हो रहा है। मिंडा इंडस्ट्रीज अंदर आएगा और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज बाहर जा रहा है। इसके अलावा केन इंडिया पर नजर रखिए, ये खबर थोड़ी ज्यादा बड़ी नेगेटिव आज के दिन सुबह सुबह दिख रही है। आप देखिए जिस तरह से 1% जो मुनाफा कंपनी कमाती है उस मुनाफे का पैसा जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को देने की बात ये कंपनी कर रही है। और आपको बता दूं कि करीब 8 डायरेक्टर्स में से 7 नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में अनिल अग्रवाल जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी बेटी भी है और उनका बेटा भी है। तो एक तरह से मुनाफा निकलकर परिवार में जाने वाला है, ये बाजार सेंस कर रहा है और ये नेगेटिव होगा साफ तौर पर। इस पर हम विस्तार से आज चैनल पर बातचीत भी करेंगे, इसको बाकी लोग किस तरह से व्यू करते हैं, लेकिन ये एक सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव खबर हो सकती है। इसके अलावा सद्भाव इंफ्रा के ऊपर भी आज आपकी नजर होनी चाहिए। भीलवाड़ा में एक इन्होंने 2012 में प्रोजेक्ट जीता था सड़क बनाने का, टोल अब उसके ऊपर वसूलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है इनको। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने के तुरंत बाद टोल दरअसल वसूलना शुरू हो जाता है। 30 साल तक ये वहां पर टोल वसूलने वाले हैं। करीब करीब 720 करोड़ रुपए का वो बड़ा ऑर्डर 2012 में इनके हाथ लगा था, तो अब उससे पैसा आना शुरू होगा। अच्छी खबर है। आरकॉम के लिए एक नेगेटिव खबर नजर आ रही है। जिस तरह से कॉल ड्रॉप के ऊपर सरकार टेस्ट कर रही है कि कौन से इलाकों में कितना कॉल ड्रॉप हो रहा है और कौन सी कंपनी में सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप देखने को मिला है, तो हैदराबाद में आप देखिए सबसे ज्यादा मुश्किल में है रिलायंस कम्युनिकेशन का नेटवर्क, CDMA का भी और 2G सर्विसेज का भी, यहां पर सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप्स देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन पर नजर रखिए। इन्होंने ये बताया है दरअसल कि व्हाइट लेबल ATMs, आपको याद होगा सरकार ने घोषणा की थी एक स्कीम की कि आपको ज्यादा से ज्यादा व्हाइट लेबल ATMs देश में लगाने हैं ताकि हर बैंक का ATM कार्ड उस ATM मशीन्स में चल सके। और इंडी कैश नाम से इनका ATM लगा हुआ है देश के अलग अलग भागों में। तो ये बता रहे हैं कि करीब करीब 8000 यूनिट्स ये लगा चुके हैं 20 राज्यों में। तो विस्तार योजना इनकी लगातार चल रही है। आपको याद होगा SREI, इंफ्रा, मुथूट, ये तमाम इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको इस तरह के ATM लगाने की मंजूरी RBI ने और सरकार ने दी थी। ओके, तो ये स्टॉक्स हैं जो आज ट्रेड में हरकत में रहेंगे, इन पे आप नजर बना के रखें। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर आज के लिए है GST पर जो मूवमेंट हो रहा है, खबरें आ रही हैं। GST बिल के मॉनसून सत्र में पास होने की संभावना बढ़ती जा रही है। वित्त मंत्री के अलावा GST पर बनी इंपावर्ड कमेटी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने इसे पास कराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पूरी खबर पर बात करते हैं CNBC TV 18 की मैनेजिंग एडिटर शिरीन भान से। शिरीन, GST को पास कराने के लिए सरकार का क्या प्लान है? उलझे हुए GST मामले को लेकर शायद कुछ उम्मीद जगी है। हमें सूत्रों के आधार पर पता चला है कि 14 और 15 जून को एक खास बैठक होगी स्टेट एम्पावर्ड फाइनेंस मिनिस्टर्स की, जिसके की अध्यक्ष है वेस्ट बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा। अब ये रवैया अपना रही है सरकार कि जो कांग्रेस ने मुद्दे खड़े किए हैं GST बिल को लेकर, जो उनकी डिमांड्स है, उन पे जो नजरिया है वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स का पैनल तय करे। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती
सकती है वो 1% इंटरस्टेट टैक्स को लेके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शायद उस पर भी हो सकती है, जहां पे कांग्रेस ने कहा है कि एक 18% का कैप होना चाहिए जीएसटी रेट को लेके। तो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में ना हो, लेकिन अलग से उसे रूल्स में ला दिया जाए। और बाकी जो जुडिशियल पैनल की बात है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को लेके, उस पर सरकार अपना रवैया नहीं बदलेगी और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स भी उसी हक में है। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये है कि रीजनल पार्टीज का साथ लिया जाए और उसमें एआईएडीएम के, जो कि काफी टेंटेटिव है जीएसटी बिल को लेकर, जयललिता के साथ मुलाकात होगी वित्त मंत्री की और सरकार को उम्मीद है कि जयललिता और एआईएडीएम के भी उनके साथ जीएसटी बिल को लेकर आगे चलेंगे। तो मॉनसून सेशन में उम्मीद जारी है कि शायद जीएसटी बिल आगे बढ़ेगी। चलिए, तो मानसून तो केरला पहुंच गया, वो लंबा इंतजार खत्म हो गया, लेकिन अब सब कीनली वेट करेंगे कि मानसून सेशन की जल्द शुरुआत हो। लग रहा है इस बार कुछ एक्शन देखने को मिलेगा और एटलीस्ट जीएसटी को लेकर जो गहमा-गहमी है वो बढ़ती हुई शायद लग रहा है इस बार जीएसटी बिल सरकार पास कराने के वाकई मूड में है। लेकिन चलिए, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज शुक्रवार के दिन क्या रणनीति हो, इस पर बातचीत। के बाद आपका स्वागत है और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता का मानना है कि सोने में खरीदारी करके चलें, 29,900 तक के टारगेट्स के अप्रोच करने की सलाह। इनफैक्ट अनुज मानते हैं कच्चे तेल में भी बाई करके चलना चाहिए और उसमें 3490 तक के टारगेट्स के अप्रोच करें। अनुज मानते हैं रुपया आज ट्रेडिंग सेशन में कमजोर होगा तो खरीदारी करके चलें, 6710 तक के टारगेट्स को अप्रोच किया जा सकता है। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।